India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में ऑक्सीजन रिफिलर्स के मनमाने रवैये पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। रिफिलर्स की पेशी का दिया आदेश, कहा बेड की जानकारी नहीं देने पर अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। क्रायोजेनिक का टैंकरों पर भी रिपोर्ट तलब। विदेशी टीका निर्माताओं के ब्यौरे संबंधी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति, कहा जनहित याचिका का न हो गलत इस्तेमाल। याचिकाकर्ता पर 10,000 का जुर्माना। ससुर पर बहू को बंधक बनाने के आरोप में बेटे की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा सीआरपीसी की धारा 97 का करे इस्तेमाल। धारा 97 बन गई एक मृत पत्र। महामारी के बीच चारधाम खोलने के फैसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा कुंभ की गलती के बाद चारधाम में भी कहीं ना हो प्रोटोकॉल की अनदेखी। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके पास फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि फिलहाल उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक भी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग करने वाले कंपनियों को निर्देश दिया कि उनको ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई मिल रही है, इसकी जानकारी वो दिल्ली सरकार को देते रहें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी के मामले में कई आरोपी भी गुरुवार को कोर्ट के सामने पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में कोविड मरीजों की सुविधाओं का मामला, ऑक्सीजन रिफिलर्स के मनमाने रवैये की दिल्ली सरकार ने कोर्ट को शिकायत में कहा कि अधिकांश रिफिलर कोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की आपत्ति को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार ने ऐसे रिफिलरों की लिस्ट मांगी है जो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उन सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने 15 रिफिलर्स को 24 मई को होने वाली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए कहा कि रिफिलर्स को ये नोटिस नोडल अधिकारी द्वारा तामील कराया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी और सिलेंडर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। अब चूंकि स्थिति सामान्य हो रही है, इसीलिए रिफिलरों के लिए सिस्टम बनाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अच्छे सुविधाओं के साथ अस्पतालों को बनाने का सही समय है, इस पर विचार कीजिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकारों से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को क्वारंटीन करने के लिए की गई व्यवस्था पर भी जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि कोरोना में लगे डॉक्टर्स और नर्स का इस समय उनके घर जाना सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, आपको 1-2 दिन में ही कुछ करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर आदेश देते हुए कहा कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दी जाने वाली सुविधा महत्वपूर्ण है। अस्पतालों को बेड का रेट तय करने को लेकर दिए गए पूर्व के आदेश पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सचिव से सोमवार तक रिपोर्ट मांगी। इस मामले पर दिल्ली सरकार के बयान को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया। अपने बयान में सरकार ने कहा कि कई अस्पतालों को 100% कोविड सुविधा के लिए बनाए जाने के मद्देनजर GNCTD को अस्पताल की दरों पर मूल्य सीमा तय करने के अपने आदेश की फिर से जांच करने के लिए कह चुका है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों द्वारा बेड की उपलब्धता का डाटा उपलब्ध नहीं कराने के दिल्ली सरकार की शिकायत को गंभीरता से चेतावनी भी
दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जानबूझकर हमारे आदेश की अवहेलना की जा रही है तो हम अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने क्रायोजेनिक टैंकरों की उपलब्धता पर दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम टैंकर इंपोर्ट कर रहे हैं और इसमें वक्त लगता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि आप क्रायोजेनिक टैंकर को लेकर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में अनुमति मांगने वाले विदेशी टीका निर्माताओं की ब्यौरे संबंधी याचिका पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और इस बाबत कोर्ट ने कहा कि विचारों को रिट याचिका में परिवर्तित करने का चलन बन गया। कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के गलत इस्तेमाल का मसला बेहद गंभीरता से उठाया। जनहित याचिकाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ताल्क टिप्पणी की है। भारत में टीका निर्माण की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले विदेशी टीका निर्माताओं के ब्यौरे और आंकड़ों और उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी मांगने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका जनहित याचिका की निजी जिज्ञासा याचिका में परिवर्तित होने का उदाहरण है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पास सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं कानून में उपलब्ध अन्य उचित उपायों के जरूरी सूचना प्राप्त करने का रास्ता मौजूद है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति इस बात का संकेत है कि याचिकाकर्ता इस रिट याचिका को सरकारी विभाग से जानकारी हासिल करने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अनुमति योग्य नहीं है। हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस रिट याचिका की सुनवाई का कोई कारण नहीं दिखता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जानकारी हासिल करने के अन्य उपायों का इस्तेमाल किए बिना या सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व रखे बिना याचिकाकर्ता ने जानकारी और साक्ष्य हासिल करने के लिए रिट याचिका को एक हथियार की तरह इस्तेमाल के वास्ते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिकायतों के निपटारों के वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल किए बिना रिट याचिकाएं छोटी छोटी बातों के लिए दायर की जा रही हैं। जनहित याचिका काफी समय तक व्यापक तौर पर मानवाधिकारों की रक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों के लिए एक नई पद्धति थी, लेकिन अब इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाए जाने की अनुमति निश्चित तौर पर नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि रिट याचिकाओं में परिवर्तित करने और जनहित याचिका के तौर पर दायर करने का वास्तव में फैशन बन गया है। अंततः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दिए जाने पर बल देते हुए कोर्ट ने 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ रिट याचिका खारिज कर दी। जुर्माने की इस राशि का भुगतान याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि उपरोक्त राशि का इस्तेमाल एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं CRPC धारा 97 एक मृत पत्र बन गई है। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में की जिसमें एक ससुर पर अपनी बहू को कैद करने का आरोप लगा है। केस आरोपी के बेटे ने किया था, जिसकी सुनवाई सर्वोच्च अदालत में हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ससुर द्वारा पत्नी को बंधक बनाने पर धारा 97 का सहारा लेने को कहा है, न कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को CRPC की धारा 97 का सहारा लेने का आग्रह किया, जिसने पिता द्वारा उसकी पत्नी की अवैध हिरासत के खिलाफ धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। धारा 97 अवैध तरीके से बंधक व्यक्ति की खोज से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, धारा 97 CRPC इन शॉर्टकट्स के कारण एक मृत पत्र बन गई है। गौरतलब है कि उक्त धारा 97 में ये प्रावधान है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में बंधक है तो ऐसे हिरासत एक अपराध के बराबर है, तो वो एक तलाशी वारंट जारी कर सकता है और जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित किया गया है वो इस प्रकार बंधक व्यक्ति की तलाश कर सकता है और उसके अनुसार तलाशी की जाएगी और यदि व्यक्ति पाया जाता है तो उसे तुरंत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो मामले की परिस्थितियों में ऐसा आदेश देगा जो उचित लगे। न्यायमूर्ति माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ पति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी को उसके पिता द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। मामले के तथ्य ये थे कि याचिकाकर्ता ने 28 साल की उम्र में इस साल अप्रैल में 20 साल की उम्र की युवती से शादी की थी। ये तर्क दिया गया था कि पत्नी के परिवार के सदस्यों को शादी की सूचना मिलने के बाद
उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और अपने आवास पर एक कमरे में बंद कर दिया ताकि उसे अपने वैवाहिक घर में याचिकाकर्ता के साथ रहने से रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के परिवार के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रतिवादी पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि कोई अन्य विकल्प नहीं बचा तो उसने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर प्रतिवादी अधिकारियों को अदालत के समक्ष अपनी पत्नी को पेश करने का निर्देश देने की मांग की, जिसे पिता ने अपने आवास पर अवैध रूप से हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि असली रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई भी स्टॉक बेकार न जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के खंडपीठ ने लाखन शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका के रूप में एक रिट याचिका पर इस प्रार्थना के साथ ही सुनवाई करते हुए कहा, उत्तरदाताओं प्राधिकारियों को सामान्य रोगियों को वितरित किए जाने के लिए बरामद जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। सार्वजनिक उपयोग के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण से पहले चिकित्सा विशेषज्ञों से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए कि क्या ये उपयोग के लिए उपयुक्त है। प्रतिवादियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण की पद्धति में पारदर्शिता रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जिसकी निगरानी एक न्यायिक निकाय द्वारा की जानी चाहिए। पहली प्रार्थना के संबंध में अदालत ने उत्तरदाताओं से तुरंत निर्णय लेने को कहा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि असली रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई भी स्टॉक बेकार नहीं जाता। हालांकि रिट याचिका में अन्य मुद्दों के बारे में कोर्ट ने कहा कि वे पहले ही अदालत के समक्ष विचाराधीन है और मुख्य याचिका में रिट याचिका की जांच की जा रही है, इसलिए एक ही कारण के लिए एक अलग याचिका पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार दोनों को ही रेमडेसिविर टेसिलिजुमब जैसी दवाइयों के आरोपों के लिए उनकी प्रतिक्रिया के लिए खींच लिया है और ऐसे में आपको बता दें कि राजनेताओं और मशहूर हस्तियों द्वारा वितरित किया जा रहा था, जबकि राज्य अधिकारी तौर पर आपूर्ति की कमी के बारे में भी शिकायत की जा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी और कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार आरोपी नवनीत कालरा और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने ये केस दिल्ली पुलिस की 5 मई को एफआईआर के आधार पर ही दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने कालरा के कई रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों से 500 से ज्यादा कंसंट्रेटर बरामद किए थे। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया। एजेंसी इस मामले में इस्तेमाल पैसे के स्रोत का भी पता लगाएगी। एजेंसी ने यह भी पता लगाने की कोशिश लगातार जारी रखी है कि क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गैर कानूनी तरीके से जमा किए गए थे और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को बेहद ऊंची कीमत पर बेचे गए थे। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ही ईडी आरोपियों से पूछताछ करने और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देख रही है। केस से जुड़े दस्तावेज का आदान प्रदान दिल्ली पुलिस और ईडी के बीच हो चुका है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए और दोनों मोबाइल फोन जांच के लिए FSL को भेज दिए हैं। क्राइम ब्रांच को आशा है कि उसके फोन से अभी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती हैं। जांच के इस क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार को उसे लेकर उसके तीनों रेस्टोरेंट गई। आपको बता दें कि इसके बाद ही उसे आवश्यक चिकित्सीय जांच के लिए भी ले जाया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 मरीजों से अत्यधिक फीस वसूलने पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार को नोडल अधिकारियों के माध्यम से बिल का भुगतान करने के तौर तरीकों पर भी काम करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सी प्रवीण कुमार और जस्टिस ललिता कन्नगेती की अखंड पीठ ने आंध्र प्रदेश में कोविड-19 स्थिति से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं में अखिल भारतीय वकील संघ ने भी सुनवाई के दौरान ही कहा कि इलाज के लिए अत्यधिक फीस वसूलने पर रोक लगाने के लिए अस्पताल के काउंटर पर सीधे पैसे का भुगतान करने के बजाय इसे नोडल अधिकारी हेल्प डेस्क मैनेजर के माध्यम से किया जा सकता है, ताकि अधिक बिलिंग होने की स्थिति में उसकी पूरी तरह से जांच भी की जा सके। बेंच ने कहा कि काउंटर पर एक रजिस्टर
रखा जाए और रोगी अटेंडेंट को ऐसे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाए। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता कोर्ट को सूचित किया गया और ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक कोविड डैशबोर्ड वेबसाइट लॉन्च की जो उपलब्ध बेड की संख्या दर्शाती है। ये भी बताया गया कि हर जिले में और मंडल स्तर पर भी केंद्र स्थापित करने के लिए कार्यप्रणाली पर काम किया जा रहा है, जिससे राज्य के सभी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी ली जा सके। कोर्ट ने इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक अस्पताल के टेलीफोन नंबर को प्रकाशित करने के लिए भी कहा है, जिससे कोई भी नोडल अधिकारियों या हेल्प डेस्क प्रबंधकों से संपर्क कर सके। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया यदि संभव हो तो शहर के भीतर कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित करने पर विचार करे, ताकि ये सभी के लिए सुलभ हो और जरूरतमंद लोग आसानी से यहां तक पहुंच सके। कोर्ट ने राज्य को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जरूरत के समय कोविड-19 रोगियों को निकटतम कोविड-19 अस्पतालों में ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के बीच कुंभ मेला और चार धाम यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों या सभाओं के आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के राज्य सरकार की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की है। महामारी के बीच चार धाम खोलने के फैसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कहा कि कुंभ की गलती के बाद चार धाम में भी कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन ना हो और ऐसे में आपको बता दें कि इसकी अनदेखी की वजह से अब कोर्ट ने ये भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इन धार्मिक सभाओं के दौरान सामाजिक दूरियों के मानदंडों के घोर उल्लंघन से राज्य को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि पहले हम कुंभ मेले की गलती करते हैं, फिर चार धाम है और हम बार बार खुद को शर्मिंदा क्यों करते हैं। ये टिप्पणी अदालत द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो के सामने आने के बाद आई है, जिसमें बड़ी संख्या में पुजारी तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ और केदारनाथ में सामाजिक दूरी के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए घूम रहे हैं। निगरानी कौन कर रहा है या ये पुजारी पर छोड़ दिया गया है? अगर कोरोना वायरस पुजारियों के बीच फैलता है तो क्या होता है? यहाँ तक कि जब देवता की पूजा की जा रही है तो आप 20 पुजारियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि कमरे का आकार छोटा है। कोर्ट ने अवलोकन किया कि राज्य पर्यटन विभाग के एक प्रतिनिधि ने अदालत को बताया है कि प्रत्येक पूजा स्थल के लिए दूरी सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग चिन्ह है। कोर्ट ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को अदालत के बजाय उल्लंघन करने वालों से सवाल पूछना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि राज्य उत्तराखंड लोगों और केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बृहन मुंबई नगर निगम या BMC को निर्देश दिया है कि वे अदालत को सूचित करे कि क्या नगर निकाय बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों के लिए घर घर जाकर टीकाकरण कराने को तैयार है। मुख्य न्यायाधीश दिवाकर दत्ता और न्यायमूर्ति JS कुलकर्णी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि यदि BMC डोर टू डोर टीकाकरण शुरू करना चाहती है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी, भले ही केंद्र के पास डोर टू डोर टीकाकरण नीति न हो। पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार घर घर जाकर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक नहीं है। अगर BMC कहती है कि वे घर घर जाकर टीकाकरण शुरू कर सकती है तो हम उन्हें इसके लिए अनुमति प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अदालत ने BMC के आयुक्त इकबाल चहल को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इसमें उसे बताना है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और बिस्तर से न उठ सकने या व्हील चेयर पर आश्रित लोगों को उचित चिकित्सा देखभाल के साथ ही घरों में टीका दे सकती है या नहीं। सरकारी वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि टीकाकरण शिविर में एक आवश्यकता यह है कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं की जांच के लिए टीकाकरण वाले व्यक्तियों को 30 मिनट के अवलोकन के तहत रखा जाए। बेंच ने हालांकि ये पूछकर पलटवार किया कि ऐसे कितने मामले सामने आए हैं जहां वैक्सीन शॉट लेने के बाद आपात स्थिति पैदा हुई है। अदालत BMC के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और विशेष रूप से विकलांग या बिस्तर पर रहने वाले लोगों के लिए घर घर कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों के लिए घर घर टीकाकरण के प्रस्ताव की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है।
हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान नेपाल मूल के मजदूरों को वैक्सीन नहीं लगाने पर स्वतः संज्ञान लिया है। बुधवार को जनहित याचिका के रूप में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में नेपाल मूल के मजदूरों का वैक्सीनेशन नहीं कराने पर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति अवलोकन कुमार शर्मा के खंडपीठ ने बुधवार को कोरोना महामारी के दौरान नेपाल मूल के मजदूरों को वैक्सीन नहीं लगने के मामले को इन वैक्सीनेशन ऑफ नेपाली मजदूरों के नाम से दायर जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार किया है। अदालत का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर नेपाल मूल के मजदूर काम कर रहे हैं। ये मजदूर अधिकतर सामान एक से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, मगर सरकार ने अब तक इन्हें कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। इस पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है। ये मामला केंद्र सरकार से भी संबंधित है, इसीलिए उनको भी पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर केंद्र और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में इस मामले में विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद पेशी होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.